एवरीवन, मेरा नाम है सुयोगिता एंड मैं स्वागत करती हूँ आपका डॉक्टर वाला के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, चलो हम यहाँ पे इस लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। हमने प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन कर लिया है, उसको जाके अच्छे से देख लेना। ठीक, ये आपका पार्ट 1 रहेगा, बहुत ईजी लैंग्वेज में समझेंगे, पूरा लेक्चर अच्छे से देखना। ठीक, चलो एनसीईआरटी खोल के रखना। ठीक है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस क्या कहता है, कौन से मॉलिक्यूल्स रिस्पॉन्सिबल हैं इनहेरिटेंस के लिए, है ना, वो हम इसमें देखेंगे। ठीक, एक्सपेरिमेंट्स देखेंगे काफ़ी सारे। ठीक, चलो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। जो इनहेरिटेंस पैटर्न होता है और जो जेनेटिक बेसिस होता है ऐसे इनहेरिटेंस पैटर्न का, वो किस पे बेस्ड होता है, कुछ सर्टेन फैक्टर्स पे बेस्ड होता है। फैक्टर्स हमने पिछले वाले चैप्टर में पढ़े थे। फैक्टर जो टर्म था किसने दिया था, मेंडल ने दिया था। पर उस टाइम पे, मेंडल के टाइम पे क्या था कि ये क्लियर नहीं था। ठीक है, फैक्टर जो टर्म था ये क्लियर नहीं था। ओवर 100 ईयर्स, ठीक, ओवर नेक्स्ट 100 ईयर्स पे क्या हुआ, जो नेचर था फैक्टर्स का वो इन्वेस्टिगेट किया गया। ठीक है, जो नेचर था फैक्टर्स का वो इन्वेस्टिगेट किया गया। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं। इनहेरिटेंस पैटर्न एंड जेनेटिक बेसिस ऑफ सच पैटर्न्स आर बेस्ड ऑन फैक्टर्स। बाद में हम इसको क्या बोलते हैं, जीन्स। ठीक है, बाद में फैक्टर्स का नाम क्या पड़ा, जीन्स। ठीक है, फैक्टर्स। ठीक, समझ गए। ये मेंडल के टाइम पे क्लियर नहीं किया गया था। आर नॉट क्लियर्ड एट द टाइम ऑफ मेंडल। ठीक है, मेंडल के टाइम पे क्लियर नहीं किया गया। ओवर नेक्स्ट 100 ईयर्स, ओवर नेक्स्ट 100 ईयर्स इट वॉज इन्वेस्टिगेटेड। ठीक है, बाद में हमें क्या पता चला, ये फैक्टर्स क्या हैं, जीन्स हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं इनहेरिटेंस के लिए। ठीक है, इनहेरिटेंस के लिए, इनहेरिटेंस क्या होता है, ट्रांसफर कैरेक्टर्स का फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट, है ना, कैरेक्टर्स का ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। ठीक, अच्छा देखो यहाँ पे, जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो उसके बाद बायोकेमिकल नेचर देखा गया जेनेटिक मटेरियल का। उसमें दो चीज़ें पाई गई, एक डीएनए एक आरएनए। ठीक है, दो तरह के न्यूक्लिक एसिड पाए गए, डीएनए और आरएनए। ठीक, टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, दो तरह के न्यूक्लिक एसिड्स, एक डीएनए एक आरएनए। डीएनए क्या है आपका, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, समझ गए। अच्छा, नेक्स्ट अब आते हैं हम डीएनए के बारे में। डीएनए लॉन्ग पॉलीमर होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का।
ठीक है। डीएनए डीएनए लॉन्ग पॉलीमर होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स का, ठीक है, लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, ये जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है डीएनए में, उससे हम डीएनए का लेंथ पता करते हैं। ठीक है, जितने न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है डीएनए में, उससे हम डीएनए का लेंथ पता करते हैं। ठीक है, समझ गए। अच्छा, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट इन इट डिफाइन द लेंथ ऑफ डीएनए। ये क्या है? लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। लॉन्ग पॉलीमर है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड का। ठीक, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स, ये लिखो। ठीक है, डीऑक्सी राइबो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स का लॉन्ग पॉलीमर है। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, जितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं उससे हम डिफाइन करते हैं कि डीएनए का लेंथ कितना है। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स defines the length of डीएनए। ठीक है, लेंथ ऑफ डीएनए डिफाइन करते हैं। ठीक है, डीएनए का कितना लेंथ है, जैसे कि एग्जाम्पल में ले लो। ये एग्जाम्पल है आपका, बैक्टीरियोफेज है 174, 5 × 174, इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं? 5386, 5386 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट हैं इसमें। ठीक है, लैम्डा बैक्टीरियोफेज में 48,502 बेस पेयर प्रेजेंट है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स मतलब जितने बेस पेयर प्रेजेंट है, ठीक है, एक डीएनए में जितने बेस पेयर प्रेजेंट है एक पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड में। ठीक है, अच्छा, ई कोलाई का याद रखना है, 4.6 इंटू 10⁻6 बेस पेयर। ठीक, ह्यूमंस का बहुत इंपॉर्टेंट, 3.3 इंटू 10⁻9 बेस पेयर। ठीक है, चलो, ये हो गया आपका। नेक्स्ट देखो, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉली मतलब बहुत सारे, न्यूक्लियोटाइड की बनी हुई चेन, स्ट्रक्चर कैसा होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का? जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है वो दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स, टी आ रहा है, टी फॉर 3 है ना, 3 चीज़ें होती हैं इसमें, शुगर, फॉस्फेट एंड नाइट्रोजनस बेस होता है। न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है? शुगर और नाइट्रोजनस बेस होता है, फॉस्फेट नहीं होता। ठीक, तो डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। ठीक, दो चीजें हैं, न्यूक्लियोटाइड्स, एक आपका न्यूक्लियोसाइड्स। ठीक है, जो न्यूक्लियोटाइड्स होता है, 3 चीजें, शुगर, फॉस्फेट, तीसरा नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस होता है। ठीक, यहाँ पे शुगर और नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस, शुगर और नाइट्रोजनस बेस होता है। ठीक, अच्छा, यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो एक दूसरे से कैसे, किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स आर linked by phospho linked by
फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स, ठीक है, समझ गए। अच्छा, यहाँ पे जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स होते हैं वो 5 प्राइम कार्बन ऑफ शुगर, जिस एक 5 प्राइम कार्बन ऑफ शुगर, एक न्यूक्लियोटाइड के 5 प्राइम कार्बन ऑफ शुगर से अगले न्यूक्लियोटाइड के 3 प्राइम कार्बन ऑफ शुगर से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। फॉस्फोडाइस्टर, जो आपके फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होते हैं वो 3 प्राइम कार्बन ऑफ शुगर से एक एक न्यूक्लियोटाइड के 3 प्राइम कार्बन ऑफ शुगर से नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड के 5 प्राइम कार्बन ऑफ शुगर से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स लिंक 3 प्राइम कार्बन ऑफ शुगर of 1 nucleotide and 5 prime carbon of sugar of next nucleotide, ठीक है, नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड, समझ गए, ठीक। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अच्छा, यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड्स जो होते हैं इनमें कौन सा बॉन्ड होता है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है यहाँ पे कौन सा बॉन्ड होता है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, जो 3 प्राइम एंड होता है कार्बन का, एक न्यूक्लियोटाइड का, वहां पे क्या होता है आपका फ्री OH ग्रुप होता है, ठीक है, वहां पे आपका फ्री OH ग्रुप होता है। न्यूक्लियोटाइड के 3 प्राइम एंड पे क्या होता है, फ्री OH ग्रुप होता है, और 5 प्राइम एंड पे फॉस्फेट मोइटी होती है, ठीक है। फ्री OH group is present at free OH group is present at 3 prime carbon of sugar, या इसको लिखो 3 प्राइम एंड ऑफ न्यूक्लियोटाइड, 3 प्राइम एंड ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, और ऑन 5 प्राइम एंड ऑफ न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट मोइटी इज प्रेजेंट, ठीक है, फॉस्फेट मोइटी प्रेजेंट रहती है। एक और बार देख लो इसको, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, इसमें न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं 3 चीज़ों के बने होते हैं, शुगर, फॉस्फेट, नाइट्रोजनस बेस के बने होते हैं। न्यूक्लियोसाइड्स जो होते हैं शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस के बने होते हैं। जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो लिंक्ड होते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड किन 2 चीज़ों के बीच में रहता है, 3 प्राइम कार्बन ऑफ शुगर, एक न्यूक्लियोटाइड की, और
5 प्राइम कार्बन ऑफ शुगर दूसरे नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड की, इन दोनों के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड जुड़े होते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से, और न्यूक्लियोसाइड्स में क्या होता है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। दूसरी चीज़ क्या है यहाँ पे, फ्री OH ग्रुप प्रेजेंट होता है 3 प्राइम एंड पे न्यूक्लियोटाइड के। अच्छा, 5 प्राइम एंड जो होता है न्यूक्लियोटाइड का, वहाँ पे एक फॉस्फेट मोइटी प्रेजेंट होती है, ठीक। अच्छा, इसी में है चारगर्व्स रूल। चारगर्व एक साइंटिस्ट थे, 1950 में इन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन दिए थे बेस को ऑब्जर्व करके और डीएनए के कंटेंट्स को, कॉन्स्टिट्यूएंट्स कंटेंट्स बोल सकते, कंटेंट्स को ऑब्जर्व करके, ठीक है। अच्छा, इनका इनके जो ऑब्जर्वेशंस थे उन्हीं को चारगर्व्स रूल बोला गया है। सॉरी, इनके जो ऑब्जर्वेशंस थे उन्हीं को चारगर्व्स रूल बोला गया है, ठीक है। ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए एप्लीकेबल है। ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए एप्लीकेबल है। इसमें क्या होता है, प्यूरीन और पिरिमिडीन बेसेस होते हैं, ठीक है। प्यूरीन बेसेस कौन से होते हैं, एडिनिन, गुआनिन, ठीक। और पिरिमिडीन बेसेस जो होते हैं आपके थाइमीन, साइटोसिन होते हैं, ठीक। अच्छा, इनमें जो होता है प्यूरीन और पिरिमिडीन का जो अमाउंट होता है इक्वल होता है। एंड तीसरी चीज इसमें क्या है, जो बेस रेशियो होता है A+T=G+C, ये सेम होता है, ठीक है, ये सेम होता है। अगर 1 से कम है तो प्रोकैरियोट्स के लिए, अगर 1 से ज्यादा है तो यूकैरियोट्स के लिए, ठीक, समझ गए। और नेक्स्ट चीज, ये चार्गस रूल क्या बोलता है, डीएनए डीऑक्सीराइबोज शुगर का बना है, नाइट्रोजनस बेस का बना है, एंड तीसरी चीज फॉस्फेट ग्रुप का बना है, ठीक। चार्गस रूल, चार्गफ एक साइंटिस्ट थे, 1950 में इन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन दिए थे। चार्गफ 1950 made some observations, कुछ ऑब्जर्वेशंस दिए थे on basis and contents of डीएनए, ठीक है, इसी को चार्गस रूल बोला गया। These observations are called चार्गस रूल, ठीक है। एप्लीकेबल थे, एप्लीकेबल फॉर डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए एप्लीकेबल थे, क्या क्या थे, सबसे पहला क्या था, प्यूरीन्स और पिरिमिडीन के बने हैं, बेसिस, पिरिमिडीन बेसिस के बने हैं, ठीक है। प्यूरीन में क्या आता है आपका, एडेनिन एंड गुआनिन आता है, ठीक है, एडेनिन एंड गुआनिन आता है। पिरिमिडीन में आपका थाइमीन एंड साइटोसिन आता है, ठीक है, थाइमीन एंड साइटोसिन आता है, ठीक है। प्यूरीन पिरिमिडीन हो गए। दूसरी चीज, अमाउंट जो होता है प्यूरीन और पिरिमिडीन का, अमाउंट ऑफ प्यूरीन एंड pyrimidine आर इक्वल, ठीक है, इक्वल होता है। थर्ड चीज क्या है, जो बेस रेशियो होता है, बेस A+T/G+C, ये जो रेशियो होता है इज
स्पेसिफिक। ठीक है, यहाँ पे देखो, A प्लस टी, B प्लस सी, A प्लस टी बाई B प्लस सी इज इक्वल टू 1। ठीक है, अगर इस वैल्यू से, अगर इस वैल्यू से कम है तो यू प्रोकैरियोट्स के लिए है, वैल्यू इस 1 से ज़्यादा है, इस वैल्यू से ज़्यादा है तो यूकैरियोट्स के लिए है। ठीक है, 1 से कम है तो प्रोकैरियोट्स के लिए है, 1 से ज़्यादा है तो यूकैरियोट्स के लिए है। ठीक है, समझ गए? अच्छा, शुगर, यहाँ पे डीएनए किन 3 चीज़ों का बना होता है? फोर्थ है आपका शुगर, क्या होती है? डीऑक्सीराइबोज। शुगर डीऑक्सी राइबोज शुगर का बना होता है, फॉस्फेट ग्रुप का बना होता है, फॉस्फेट ग्रुप का बना होता है। ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप का बना होता है एंड नाइट्रोजनस बेस का बना होता है, नाइट्रोजनस बेस का बना होता है डीएनए। ठीक है, ये समझ गए? अच्छा, चार्गस रूल आ गया। नेक्स्ट देखना है हमें सेलिएंट फीचर्स ऑफ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, देखो यहाँ पे देखो, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना है, एक ये चेन, एक ये चेन, है ना? ठीक, और इस चेन का बैकबोन कौन बनाता है? शुगर एंड फॉस्फेट। और जो बेसिस होते हैं, बेसिस अंदर की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं, ये देखो बेसिस अंदर की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं। ठीक, फर्स्ट चीज ये हो गई। सेकेंड चीज, जो इसमें बेसिस होते हैं, एडेनिन थाइमीन के साथ होता है, गुआनिन साइटोसिन के साथ होता है। ठीक है, एडेनिन और थाइमीन के बीच में, एडेनिन और थाइमीन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, गुआनिन एंड साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये याद रखना। ठीक है, समझ गए? और बेसिस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है जिसकी वजह से स्टेबिलिटी आती है डीएनए में। ठीक, अच्छा, तीसरी चीज जो है इसमें, डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर शो करता है। ये देखो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर शो कर रहा है ना? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर शो कर रहा है। अगर हमें इन्हें सेपरेट करना है तो इन्हें अनकॉइलिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये राइट हैंडेड फैशन में है ना? राइट हैंडेड फैशन में हेलिक्स बना रहा है, तो इसे, इस टाइप के डीएनए को बी डीएनए बोलते हैं हम। ठीक, अच्छा, ये जो दो चेन होती हैं, ये जो दो चेन होती हैं, ये एंटी पैरेलल रन करती हैं। एंटी पैरेलल मतलब पोलैरिटी डिफरेंट होगी, मतलब ये जो चेन है, एक की पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगी, दूसरी की 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगी, मतलब एंटी पैरेलल, एक इधर की तरफ एक इधर की तरफ। समझ गए? ठीक, नेक्स्ट चीज वही है कि इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है तो इसकी वजह से डीएनए को स्टेबिलिटी मिलती है। अब ये सारे चीज हमें लिख लेने हैं, है ना? और एक और चीज है जो पिच होती है। पिच क्या होता है? ये जो एक टर्न है, पिच जो होती है वो 3.4 नैनोमीटर होती है। और दो बेसिस, जैसे ये दो बेसिस है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है, बीच में जो डिस्टेंस होता है, वो क्या होता है? 0.34 नैनोमीटर। ठीक है, समझ गए? अच्छा, इन सब चीज़ों को लिख लेना है हमें। सेलिएंट फीचर्स, सबसे पहला हमने क्या बोला था? फर्स्ट, डीएनए शो करता है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर एंड मेड up of two polynucleotide chains। दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है। इनमें जो बैकबोन होता है, इन चेन का बैकबोन कौन बनाता है? शुगर एंड
फॉस्फेट, एंड बेसिस प्रोजेक्ट इनसाइड। ठीक है, बेसिस अंदर की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं। ठीक, नेक्स्ट चीज, इनमें जो बेसिस होते हैं, नेक्स्ट बेसिस जो होते हैं इनमें लिंक्ड टुगेदर, बेसिस एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। एंड कैसे, प्यूरीन जो होता है लिंक्ड होता है पिरिमिडीन से। ठीक है, प्यूरीन लिंक्ड होता है पिरिमिडीन से, जैसे कि ए किसके साथ है, टी के साथ है, ए टी के बीच में डबल बॉन्ड होता है। ठीक, एंड गुआनिन किसके साथ है, साइटोसिन के साथ है, साइटोसिन के गुआनिन साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, याद रखना प्यूरीन पिरिमिडीन से लिंक होता है। ठीक, और बेसिस कैसे होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस। कॉम्प्लीमेंट्री तभी बोला है प्यूरीन पिरिमिडीन के साथ, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस होते हैं। ठीक, नेक्स्ट चीज इसमें क्या है, हेलिकली कॉइल्ड, थर्ड इट shows helical structure and easily separated separated by uncoiling। इनकी जो कॉइलिंग होती है राइट हैंडेड फैशन में होती है, कॉइलिंग इन राइट हैंडेड फैशन। ठीक है, और ऐसे डीएनए को क्या बोला जाता है, ऐसे डीएनए को क्या बोला जाता है, बी डीएनए। ठीक है, बी डीएनए। ठीक, ये याद रखना, समझ गए। अच्छा, दो चेन्स या फिर स्ट्रैंड जो होते हैं एंटी पैरेलल होते हैं। फोर्थ, टू चेन्स या फिर स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल, मतलब इफ polarity of one chain is 5 prime to 3 prime, है ना, then the polarity of other chain will be 3 prime to 5 prime। ठीक है, समझ गए, ये समझ गए। अच्छा, अब क्या है, जो पिक्स होता है पिच होता है हेलिक्स का। फिफ्थ पॉइंट, पिच जो होता है हेलिक्स का, पिच मतलब जो ये ठीक, जो ये एक टर्न है इसे पिच कहते हैं। ठीक है, एक पिच में रफली, एक पिच में रफली 10 बेस पेयर्स होते हैं। ठीक है, रफली 10 बेस पेयर्स होते हैं और 3.4 नैनोमीटर लेंथ होता है। ठीक है, 3.4 नैनोमीटर लेंथ होता है। ठीक, समझ गए। और दो बेस पेयर्स, जैसे कि ये
इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 0.34 नैनोमीटर होता है, मतलब 0.34 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। ठीक, समझ गए ये वाला, इसी को लिख लेना है। फिफ्थ, द लेंथ ऑफ पिच is 3.4 nanometer and in each turn roughly 10 base pairs are present। ठीक है, रफली 10 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं एंड डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive bases base pair, two consecutive base pairs is 0.34 नैनोमीटर, मतलब 0.34 इंटू 10⁻⁻। समझ गए ये? ठीक, इतना समझ गए। नेक्स्ट क्या है आपका, एक लास्ट पॉइंट है, सिक्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग confers stability of double helix। ठीक है, समझ गए? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की हेल्प से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से स्टेबिलिटी आती है। ठीक, नेक्स्ट आपका है, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। सेलिएंट फीचर्स ऑफ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। सबसे पहली चीज, डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर शो करता है और 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है। बैकबोन क्या होता है इसमें, शुगर एंड फॉस्फेट की बैकबोन होती है एंड बेसिस अंदर की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं। दूसरी चीज क्या, बेसिस कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस लिंक्ड होते हैं एक दूसरे से, प्यूरिन और पिरिमिडीन, है ना। प्यूरिन जैसे ए एडिनिन है और पिरिमिडीन पिरिमिडीन थाइमीन। ठीक है, ATGC। ठीक है, AT के बीच में डबल बॉन्ड होते हैं, GC के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या है आपका, ये हेलिकल स्ट्रक्चर शो करता है एंड ये सेपरेट किया जा सकता है अनकॉइलिंग से। यहाँ पे जो कॉइलिंग होती है राइट हैंडेड फैशन में होती है और इस तरह के डीएनए को BDNA बोला जाता है। 2 चेन या फिर स्ट्रैंड्स जो होते हैं एंटी पैरेलली रन करते हैं। ठीक है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में रन करते हैं। अगर एक की पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम है तो दूसरे की 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगी। पिच की जो लेंथ होती है, एक टर्न की जो लेंथ होती है वो 3.4 नैनोमीटर होती है एंड हर टर्न में रफली 10 बेस पेयर्स पाए जाते हैं। ठीक, जो डिस्टेंस होता है 2 कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर्स के बीच का 0.34 नैनोमीटर होता है। नेक्स्ट आपका क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से डीएनए डुप्लेक्स में स्टेबिलिटी आती है। ठीक, समझ गए? नेक्स्ट आपका ये स्ट्रक्चर हो गया आपका, ये देखो ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। ठीक, 3 प्राइम कार्बन ऑफ शुगर पे फ्री OH ग्रुप है और 5 प्राइम कार्बन ऑफ शुगर पे ये फॉस्फेट मोइटी है। ठीक, समझ गए ये देखो ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से। ठीक है, यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से ये जुड़े हुए हैं। ठीक, समझ गए इतना? नेक्स्ट अब आते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। डीएनए हेलिक्स की पैकेजिंग पे आते हैं। डिस्टेंस जो होता है 2 कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर का वो अभी आपने देख लिया, क्या होता है 0.34
नैनोमीटर मतलब 0.34 इंटू 10⁻⁻9 मीटर होता है। ठीक है, एक टिपिकल मेमेलियन सेल में जो डीएनए की लेंथ होती है वो कितनी 2.2 मीटर्स होती है। और इसे हमने कैलकुलेट कैसे किया, जितने भी बेस पेयर्स प्रेजेंट है उसको मल्टीप्लाई कर देना है दो कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर के बीच की जो डिस्टेंस है उससे। ठीक है, समझ गए ये वाला? अच्छा, और क्या है आपका इसमें? हाँ, अभी इसमें इतना लिखते हैं, फिर हम बात करेंगे डीएनए पैकेजिंग इन प्रोकैरियोट्स। पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, लेंथ ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive base pair is 0.34 नैनोमीटर, मतलब 0.34 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर -9 मीटर। ठीक है, समझ गए इतना यहाँ पे? अच्छा, एक टिपिकल मेमेलियन सेल में इन अ टिपिकल मेमेलियन सेल में जो डीएनए डुप्लेक्स का लेंथ होता है वो कितना होता है 2.2। इसको याद रखना है, 2.2 मीटर्स। ठीक है, कैलकुलेट कैसे किया? कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग number of base pairs with distance between two consecutive bases। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव बेसिस। ठीक, ये समझ गए? नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे डीएनए पैकेजिंग इन प्रोकैरियोट्स। जो लेंथ होती है ई कोलाई के डीएनए की क्या होती है 4.6 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर होती है ना। और ई कोलाई प्रोकैरियोट है तो इसके पास न्यूक्लियस नहीं है ना, डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। तो इसका जो डीएनए होता है वो थ्रू आउट सेल स्कैटर्ड नहीं होता है, वो एक रीजन पे कंसंट्रेटेड होता है। और उस एक रीजन को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोला जाता है। समझ गए, न्यूक्लियोइड बोला जाता है। ठीक, और यहाँ पे देखो जो डीएनए होता है वो नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, वो कुछ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन से हेल्ड होता है, और उन पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन को हिस्टोन प्रोटीन्स बोला जाता है। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन्स में हिस्टोन प्रोटीन्स जो होते हैं वो बेसिस में रिच होते हैं, बेसिक अमीनो एसिड में रिच होते हैं, लाइसिन और आर्जिनिन में। ठीक है, समझ गए? हिस्टोन प्रोटीन्स आपके 5 तरीके के होते हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक, डीएनए पैकेजिंग इन प्रोकैरियोट्स देख लेते हैं। जो लेंथ होता है ई कोलाई के डीएनए का वो इतना होता है। ई कोलाई क्या है? प्रोकैरियोट है, तो इसके पास डू नॉट हैव डिफाइंड न्यूक्लियस, इसके पास डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। ठीक है, तो जो डीएनए होता है, डीएनए इज नॉट scattered
थ्रू आउट सेल। तो ये क्या होता है? इट इज कंसंट्रेटेड इन अ रीजन कॉल्ड, उस रीजन को न्यूक्लियोइड बोला जाता है। कंसंट्रेटेड इन अ रीजन कॉल्ड न्यूक्लियोइड। ठीक है, न्यूक्लियोइड बोला जाता है। ठीक, समझ गए इतना? और क्या है आपका? डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है। डीएनए डीएनए कैसा होता है? नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। हेल्ड बाय, तो ये हेल्ड होता है किससे? पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन से, और उन प्रोटीन का क्या नाम है? हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, हेल्ड इन, और इन प्रोटीन की वजह से ये लूप्स में होता है। ठीक है, लूप्स में होता है। ठीक, लूप्स में। हेल्ड इन लूप्स बाय पॉजिटिवली चार्ज्ड, पॉजिटिवली चार्ज्ड हिस्टोन प्रोटीन्स, हिस्टोन प्रोटीन्स, है ना? समझ गए? ठीक, अच्छा नेक्स्ट अब देखते हैं डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में डीएनए पैकेजिंग, जैसे कि आपने देखा कि डीएनए हेल्ड होता है लूप्स में, किस वजह से? हिस्टोन प्रोटीन्स की वजह से। हिस्टोन प्रोटीन्स कुछ बेसिक अमीनो एसिड में रिच होते हैं, लाइसिन और आर्जिनिन, है ना? और हिस्टोन प्रोटीन्स जो होते हैं वो रिप्रेसर की तरह एक्ट करते हैं। रिप्रेसर किस लिए? ताकि वो ट्रांसक्रिप्शन ना होने दें। ठीक है, रिप्रेसर की तरह एक्ट करते हैं। ठीक, अच्छा हिस्टोन प्रोटीन्स जो होते हैं वो 5 तरीके के होते हैं। पहले इतना लिख लेते हैं, फिर आगे बताते हैं। डीएनए बीइंग नेगेटिवली चार्ज्ड, हेल्ड इन लूप्स, हेल्ड होता है लूप्स में बाय पॉजिटिवली चार्ज्ड हिस्टोन प्रोटीन्स। अब इन हिस्टोन प्रोटीन्स के बारे में जानना है। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन्स, जो ये हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, ये सबसे पहली चीज एक्ट्स एज रिप्रेसर, रिप्रेसर की तरह एक्ट करते हैं। टू, क्या प्रिवेंट करने के लिए? टू प्रिवेंट ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन को प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट चीज, हिस्टोन प्रोटीन्स रिच इन बेसिक अमीनो एसिड्स, दैट इज लाइसिन एंड आर्जिनिन। ठीक है, लाइसिन एंड आर्जिनिन। ठीक, अच्छा हिस्टोन प्रोटीन्स जो होते हैं आपके 5 टाइप के होते हैं। ठीक, 5 तरह के होते हैं। क्या क्या होते हैं? क्या क्या होते हैं? H1, H2A, H2B, H3, H4। ठीक है, ये 5 तरह के आपके हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं
5 तरह के हिस्टोन प्रोटीन कौन से देखे, कौन से देखे, बोलते जाओ। H1, H2A, H2B, H3, H4। ठीक है, ये जो 5 तरीके के हैं ये एक यूनिट फॉर्म करते हैं, ऑर्गेनाइज इस तरह से ऑर्गेनाइज होते हैं कि ये एक यूनिट फॉर्म करते हैं जिन्हें हम न्यू बॉडी बोलते हैं। ठीक है, जिन्हें हम न्यू बॉडी बोलते हैं या तो हिस्टोन ऑक्टामर बोलते हैं। ठीक है, न्यू बॉडी या हिस्टोन ऑक्टामर बोलते हैं। समझ गए, हिस्टोन ऑक्टामर का कहाँ है तुम्हारा, ये देखो ये हिस्टोन ऑक्टामर है। अब ये पूरा हिस्टोन जो ऑक्टामर है यहाँ पे आपको ये देखो डीएनए शो किया है। हिस्टोन ऑक्टामर जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, डीएनए कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, तो इस हिस्टोन ऑक्टामर के अराउंड डीएनए रैप हो जाता है। ठीक, डीएनए जब रैप हो जाता है तो इन दोनों को मिला के क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोसोम बोला जाता है। समझ गए, न्यूक्लियोसोम बोला जाता है। और ये बाहर क्यों कर दिया, इसको H1 हिस्टोन को बाहर क्यों कर दिया, क्योंकि H1 हिस्टोन क्या है, आपका लिंकर डीएनए है, लिंकर डीएनए है। ठीक है, लिंकर डीएनए मतलब इसके बगल में एक और ऐसा स्ट्रक्चर हिस्टोन होगा, है ना, उसको H1 हिस्टोन लिंक कर रहा है, मतलब ऐसा ऐसा ऐसा, है ना, लिंक करने का काम H1 कर रहा है, H1 हिस्टोन कर रहा है। ठीक है, इसलिए लिंकर डीएनए बोला जाता है। और ये स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है आपको, बीड्स ऑन स्ट्रिंग जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। बीड्स ऑन स्ट्रिंग जैसा स्ट्रक्चर कंडेंस होता जाता है और ये कंडेंस होके क्या बनाता है, क्रोमैटिन फाइबर बनाता है। ये जो क्रोमैटिन फाइबर होता है ये फर्दर कंडेंस होके क्या बनाता है, क्रोमोसोम बनाता है, जो कि आपको देखने को मिलेगा मेटाफेज स्टेज में। ठीक है, सेल डिवीजन के। इतना समझ गए, अब इसी को लिख लेते हैं। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक पिक्चर है बीड्स ऑन स्ट्रिंग, ये देखो, ये है ना, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, है ना, बीड्स ऑन स्ट्रिंग। ठीक, चलो यहाँ पे देखते हैं, ये जो 5 हिस्टोन है ऑर्गेनाइज्ड इन अ यूनिट टू फॉर्म हिस्टोन ऑक्टामर। ठीक है, हिस्टोन ऑक्टामर बनाते हैं। हिस्टोन ऑक्टामर को और क्या बोलते हैं, न्यू बॉडी भी बोलते हैं। ठीक है, हिस्टोन ऑक्टामर को न्यू बॉडी भी बोला जाता है। अब इस हिस्टोन ऑक्टामर पे क्या होता है, डीएनए जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, रैप्ड रैप्ड अराउंड इट एंड क्या फॉर्म करता है, एंड ये दोनों मिलके क्या फॉर्म करते हैं, न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम फॉर्म करते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोसोम क्या होता है, सब स्ट्रक्चरल सब यूनिट, स्ट्रक्चरल सब यूनिट होता है ऑफ क्रोमैटिन। ठीक है, स्ट्रक्चरल सब यूनिट होता है क्रोमैटिन का। ठीक है, इतना समझ गए हिस्टोन ऑक्टामर के बारे में, हिस्टोन ऑक्टामर। ठीक, यहाँ पे स्ट्रक्चर तो आपका एनसीईआरटी का बना ही हुआ है ना। H1 के बारे में लिखना है। ये वाला जो H1 होता है, H1 इसे बोलते हैं लिंकर, लिंकर डीएनए बोला जाता है। और ये लिंकर डीएनए क्यों है, क्योंकि इट लिंक्स
It is present between two consecutive न्यूक्लियोसोम्स। ठीक है, दो कॉन्जिक्यूटिव न्यूक्लियोसोम्स के बीच में रहता है और इन्हें लिंक कराता है ना, लिंक जोड़ के रखता है। ठीक, समझ गए, हिस्टोन ऑक्टामर। अच्छा, यहाँ पे जो प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स का जो चार्ज होगा वो डिपेंड करता है बेसिक अमीनो एसिड ज़्यादा है या एसिडिक अमीनो एसिड ज़्यादा है। ठीक है, एबंडेंस किसका है। ठीक, यहाँ पे ये भी लिख लेते हैं। चार्ज ऑफ प्रोटीन डिपेंड्स अपॉन abundance of बेसिक और एसिडिक अमीनो एसिड। ठीक, समझ गए, प्रोटीन्स अमीनो एसिड का ही बना होता है। ठीक, इतना समझ गए, इसमें से कोई डाउट हो तो बताना। अच्छा, नेक्स्ट अब देखते हैं यहाँ पे। अच्छा, कुछ एक और चीज़ यहाँ पे देखो, जब न्यूक्लियोसोम बनता है, न्यूक्लियोसोम से क्या बनता है, ये देखो यहाँ पे, ये न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम समझ गए कैसे बनता है। हिस्टोन ऑक्टामर पे डीएनए रैप हो जाता है, तो क्या बनता है, न्यूक्लियोसोम बनता है। न्यूक्लियोसोम जो होते हैं ये कैसा स्ट्रक्चर शो करते हैं, बीड्स ऑन स्ट्रिंग। ठीक, ये क्या फॉर्म करते हैं, क्रोमैटिन फाइबर, क्रोमैटिन फॉर्म करते हैं। क्रोमैटिन बाद में क्या होता है, कंडेंस होता है, कंडेंस होता है, कंडेंस होके क्या बनाता है, क्रोमोसोम बनाता है। ठीक है, क्रोमोसोम बनाता है। ठीक, ये याद रखना, समझ गए। इसीलिए न्यूक्लियोसोम को स्ट्रक्चरल सब यूनिट बोला गया है क्रोमैटिन की। क्रोमैटिन फाइबर भी लिख सकते हो, क्रोमैटिन भी लिख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे क्रोमैटिन से जब फर्दर कंडेंसेशन होता है लूप्स में, तो कुछ एडिशनल प्रोटीन्स की जरूरत लगती है फॉर फर्दर कंडेंसेशन। एडिशनल प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड, एडिशनल प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड, एडिशनल प्रोटीन्स की ज़रूरत लगती है। और वो कौन से प्रोटीन है, दैट इज NHC प्रोटीन्स। NHC प्रोटीन्स क्या है, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। ठीक है, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। ठीक, इतना समझ गए, इतना समझ गए। ठीक है, अच्छा, हिस्टोन अब दो तरह के होते हैं, हिस्टोन दो तरह के होते हैं। एक यूक्रोमैट सॉरी, हिस्टोन पांच तरह के आपने पढ़ लिए। क्रोमैटिन दो तरह के होते हैं, यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन। जो यूक्रोमैटिन होता है वो लूजली पैक्ड होता है और हेट्रोक्रोमैटिन डेंसली पैक्ड होता है। यूक्रोमैटिन जो होता है वो आपका ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है और लाइट स्टेन लेता है, स्टेन। ठीक, और हेट्रोक्रोमैटिन आपका ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है और वो आपका डार्क स्टेन लेता है। जब उसे स्टेन करते हो क्रोमोसोम, स्टेन करते हो माइक्रोस्कोप में देखने के लिए, तो लाइट स्टेन वाला यूक्रोमैटिन होता है और डार्क स्टेन वाला हेट्रोक्रोमैटिन होता है। ठीक है, दोनों के बारे में लिख लेते हैं, यूक्रोमैटिन एंड हेट्रोक्रोमैटिन।
यूक्रोमैटिन, दूसरा आपका हेट्रोक्रोमैटिन होता है। यूक्रोमैटिन, यूक्रोमैटिन लूजली पैक्ड होता है। हेट्रोक्रोमैटिन हेट्रोक्रोमैटिन डेंसली पैक्ड होता है। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे लाइट स्टेन लेता है, लाइट स्टेन, यहाँ पे डार्क स्टेन। ठीक है, हेट्रोक्रोमैटिन डार्क स्टेन। ठीक, तीसरी चीज यूक्रोमैटिन ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। और हेट्रोक्रोमैटिन ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव। ये हो गया हेट्रोक्रोमैटिन यूक्रोमैटिन के बारे में, इसको ध्यान में रखना है। ठीक, नेक्स्ट अब देखते हैं हमारा, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया, ये आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर हो गया बीड्स ऑन स्ट्रिंग वाला। अब देखना है हमें सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा क्या है? ये जो टर्म है ये एक साइंटिस्ट ने दिया था जिनका नाम यहाँ लिखा हुआ है क्रिक। ठीक है, क्रिक ने दिया था। सेंट्रल डोग्मा में इन्होंने क्या बताया था कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है वो वन वे होता है। वन वे वन वे होता है, मतलब डीएनए से प्रोटीन बनता है। ठीक है, जो ट्रांसफर होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन का वो वन वे होता है। ठीक, ठीक है, वन वे होता है, मतलब इसमें डीएनए बनता है, डीएनए अपना रेप्लिकेशन करता है, डीएनए से एमआरएनए के थ्रू क्या बनता है? प्रोटीन। डीएनए से प्रोटीन बनना वाया एमआरएनए। ठीक है, ये वन डायरेक्शनल है। ठीक है, ये वन वे फ्लो होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन का। यहाँ पे सेंट्रल डोग्मा में क्या होता है? वन वे फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। वन वे फ्लो है ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन का फ्रॉम, किससे? फ्रॉम डीएनए टू प्रोटीन वाया mRNA। ठीक, mRNA। अब देखो सेंट्रल डोग्मा दिखता कैसा है, इसको बिल्कुल याद कर लेना है। सेंट्रल डोग्मा दिखता कैसा है, ये देखो यहाँ पे है आपका डीएनए। ठीक, ये आपका क्या शो कर रहा है? रेप्लिकेशन। ये आपका क्या शो कर रहा है? रेप्लिकेशन। ठीक है, ये रेप्लिकेशन शो कर रहा है। यहाँ पे अब डीएनए का क्या हो रहा है? ट्रांसक्रिप्शन। ठीक, डीएनए का क्या हो रहा है? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन से क्या बन रहा है आपका? एमआरएनए बना। एमआरएनए से क्या बनेगा? एमआरएनए से क्या बनेगा आपका? प्रोटीन। ठीक है, एमआरएनए से आपका प्रोटीन बनेगा, और कौन से प्रोसेस से बनेगा? ट्रांसलेशन। ठीक है, ट्रांसलेशन। ठीक, ट्रांसलेशन, ये है आपका सेंट्रल डोग्मा। यहाँ पे डीएनए अपना रेप्लिकेशन करता है और फिर डीएनए में ट्रांसक्रिप्शन होता है जिससे एमआरएनए बनता है। एमआरएनए में ट्रांसलेशन होके प्रोटीन बनता है, मतलब वन वे फ्लो है ना जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का, फ्रॉम डीएनए टू प्रोटीन वाया एमआरएनए। ठीक है, ये किसने दिया था? क्रिक ने दिया था। ठीक है,
अच्छा, नेक्स्ट है एक और चीज, रिवर्स सेंट्रल डोगमा। जो रिवर्स सेंट्रल डोगमा है, दो साइंटिस्ट ने दिया था। कौन से? एच टेमन एंड डी बाल्टीमोर। इन्होंने क्या बोला था, इन दोनों को नोबेल प्राइज भी मिला है इसके लिए, रिवर्स सेंट्रल डोगमा के लिए। ठीक है। अच्छा, इन्होंने क्या दिया था, क्या स्टडी किया था? इन्होंने कुछ वायरसेस में देखा था कि एक एंजाइम होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ये क्या करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करवा देता है। मतलब एमआरएनए के टेम्पलेट से डीएनए का सिंथेसिस हो जाता है। कौन से एंजाइम से? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, रिवर्स सेंट्रल डोगमा बोला गया है। ठीक है, ये किस लिए जरूरी है? ये कैंसर को समझने के लिए जरूरी है। कैंसर को समझेंगे तो और बेटर क्योर मिलेगा, है ना, कैंसर के लिए। ठीक। अच्छा, सम वायरसेस, कुछ वायरसेस हैं जो एक एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं। वायरसेस में देखा गया था, कुछ वायरसेस में कुछ एक एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं जिसका क्या नाम है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ठीक है। और इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की वजह से क्या होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है। मतलब डीएनए सिंथेसिस ओवर आरएनए टेम्पलेट। आरएनए का जो स्ट्रैंड है उसे टेम्पलेट बोला है, आरएनए टेम्पलेट। ठीक है, आरएनए के टेम्पलेट के ऊपर डीएनए का सिंथेसिस हो जाता है। किस एंजाइम की वजह से? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की वजह से। और ये किस में देखा गया? कुछ वायरसेस में देखा गया। अब ये दिखता कैसा है? रिवर्स सेंट्रल डोगमा बहुत इजी सा है, याद हो जाएगा आपको। ये है डीएनए। ठीक। इसमें अगेन क्या शो कर रहे हैं हम? रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन। ठीक, रेप्लिकेशन शो कर रहे हैं। इसमें दो एरो लगेंगे। एक ऊपर वाला क्या हो रहा है? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। ट्रांसक्रिप्शन से क्या बन रहा है आपका? एम आर एन ए। ठीक। अच्छा, एम आर एन ए से अभी हमने देखा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगा तो डीएनए वापस से बन जाएगा एम आर एन ए के टेम्पलेट से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। किस एंजाइम से? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम से। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे वही चीज रहेगी एमआरएनए से। ट्रांसलेशन से, ट्रांसलेशन प्रोसेस से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। ठीक है, ट्रांसलेशन प्रोसेस से आपका क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। ठीक, इसको याद रखना है। समझ गए? इंपॉर्टेंट क्यों है? इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग कैंसर। ठीक है, कैंसर को समझने के लिए, प्लस इन दोनों साइंटिस्ट को क्या मिला है? नोबेल प्राइज भी मिला है अपने काम के लिए। ठीक है, इन दोनों साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज भी मिला है अपने काम के लिए। ठीक, समझ गए इतना? नेक्स्ट अब आते हैं हम द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। देखो, जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो इनहेरिटेंस करवाता है ना, इनहेरिटेंस करवाता है कैरेक्टर्स का, ट्रेट्स का, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में, है ना। तो यही चीज़ है। सबसे पहले इसमें हम क्या देखेंगे? प्रॉपर्टीज देखेंगे, है ना। जेनेटिक मटेरियल की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? जैसे कि
जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो खुद को रेप्लिकेट कर पाए, है ना, रेप्लिका जनरेट कर पाए, एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका। दूसरी चीज क्या होता है, ये केमिकली स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए। और तीसरी चीज क्या होता है, ये स्लो चेंजेस करवाए, स्लो चेंजेस जैसे म्यूटेशन, है ना, स्लो चेंजेस का स्कोप दिलवाए, म्यूटेशन जैसे, है ना, किस लिए, इवोल्यूशन के लिए, है ना, समझ गए, इवोल्यूशन के लिए स्लो चेंजेस। ठीक, नेक्स्ट क्या है, ये मेंडेलियन कैरेक्टर्स के फॉर्म में खुद को एक्सप्रेस करे। एक एक करके लिख लेते हैं। जेनेटिक मटेरियल क्या करवाता है, इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स, कैरेक्टर्स, ठीक, इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स और कैरेक्टर्स फ्रॉम वन generation टू another, फ्रॉम वन जनरेशन टू another, है ना, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में। ठीक, अच्छा, प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल देखनी है। प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज क्या है, सबसे पहला, फर्स्ट, एबल टू generate इट्स रेप्लिका, ठीक है। दूसरा, दूसरा आपका क्या है, केमिकली, इट शुड बी केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए। इट शुड प्रोवाइड स्कोप फॉर, स्कोप प्रोवाइड करे फॉर स्लो चेंजेस। स्लो चेंजेस आपके क्या होते हैं, म्यूटेशंस होते हैं। ये सब मैंने प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस में बता दिया है, तो वो लेक्चर ज़रूर देख लेना। स्लो चेंजेस जिन्हें म्यूटेशन कहते हैं, ठीक, म्यूटेशन कहते हैं। म्यूटेशंस required for, required for evolution, evolution, ठीक है। और फोर्थ आपका क्या है, मेंडेलियन कैरेक्टर्स के फॉर्म में खुद को एक्सप्रेस कर पाए, है ना, कैन एक्सप्रेस itself itself in the form of मेंडेलियन, मेंडेलियन कैरेक्टर्स, ठीक है, मेंडेलियन कैरेक्टर्स, समझ गए, साथ साथ लिखते जाना, ठीक। इतनी प्रॉपर्टीज हैं इसकी, ठीक। चलो नेक्स्ट अब आते हैं हम एविडेंसेस फॉर डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल। एविडेंसेस डीएनए, एविडेंसेस डीएनए के लिए एज जेनेटिक मटेरियल। इसमें हमें ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल देखना है। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ट्रांसफॉर्म कर देना, है ना, ट्रांसफॉर्म कर देना, है ना। अच्छा, इसमें क्या देखते हैं हम, सबसे पहली चीज यहाँ पे कोई एक, जैसे ये ए ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये ए ऑर्गेनिज्म है, इसका जो जेनेटिक
कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें मैनिपुलेशन कर देना, ठीक। इसका जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है उसे बदल देना, कैसे, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर देना कैसे। ये जो बी है ये कौन है, इसका डेड रिलेटिव है, डेड रिलेटिव। इस डेड रिलेटिव के जो जीन्स हैं, जीन्स हैं, डेड रिलेटिव का रिमेन है, ये रिमेन ऑफ डेड रिलेटिव, ठीक। इसके जो जीन है उन जीन्स को इस वाले में डाल देना, इस ऑर्गेनिज्म में डाल देना, ठीक। इस ऑर्गेनिज्म में डाल के उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर देना, ठीक है, उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर देना, जिसकी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन दिखता है, समझ गए, जिसकी वजह से क्या दिखता है, ट्रांसफॉर्मेशन दिखता है, समझ गए, जिसकी वजह से क्या दिखता है, ट्रांसफॉर्मेशन दिखता है। अच्छा, इसमें क्या है आपका, ये चीज समझ गए, ये एक ऑर्गेनिज्म था, ये एक ऑर्गेनिज्म था, ये वाला एक ऑर्गेनिज्म जो था बी वाला, ये डेड रिमेन है, डेड रिलेटिव है किसका, ए वाले का, ठीक है, ए वाले का डेड रिलेटिव का रिमेन है, ये बचा हुआ है ना। अच्छा, रिमेन है, यहाँ से जीन्स उठाए, यहाँ से जीन्स उठाए, जीन्स उठा के इसके जीनोम में डाल दिया और जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दिया, है ना, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इस वाले का चेंज कर दिया, ठीक है, उसकी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा, समझ गए। अब ये चीज़ एक एक्सपेरिमेंट से हम पढ़ेंगे, और वो एक्सपेरिमेंट एक साइंटिस्ट ने किया था, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने 1928 में, ठीक है, 1928 में। सबसे पहले तो लिख लेते हैं इसमें क्या होता है, चेंजेस ऑफ, changes in genetic constitution of one organism by picking up the genes of its remains of its dead relative, ठीक है। अच्छा, इसमें हमें एक्सपेरिमेंट देखना है, एक साइंटिस्ट है फ्रेडरिक ग्रिफिथ, ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट किया, किसने किया, कौन से साइंटिस्ट थे, फ्रेडरिक ग्रिफिथ, ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल भी बोलते हैं इसे, ठीक। ग्रिफिथ कौन से ईयर में, 1928 में, ठीक है। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया, इसमें इन्होंने क्या किया, एक बैक्टीरिया लिया, कौन सा बैक्टीरिया, न्यूमोकॉकस निमोनी या स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनी नाम है इसका, निमोनी, ठीक। अच्छा, इस बैक्टीरिया को एक कल्चर प्लेट में कल्चर किया, है ना, और क्या देखा, दो तरह की कॉलोनीज बनी, दो तरह की कॉलोनीज बनी, एक स्मूथ और शाइनी कॉलोनी बनी जिसे एस से डिनोट किया, ठीक, और दूसरी वाली रफ कॉलोनी बनी, ठीक है, रफ कॉलोनी बनी बैक्टीरिया की। अच्छा, इन्होंने स्मूथ और शाइनी को क्या बोला, कैप, इनके पास कैप्सूल है, ठीक है, कैप्सुलेटेड टाइप बोला, जिनके पास एस स्ट्रेन है, ठीक है। इन्होंने दो स्ट्रेन लिए थे, R3 एंड S2, ठीक, R3 स्ट्रेन लिया था और S2 स्ट्रेन लिया था, ठीक है। अच्छा, एक था इनमें स्मूथ कॉलोनी, स्मूथ एंड शाइनी कॉलोनी, उन्हें कैप्सुलेटेड टाइप बोला। दूसरा इन्होंने क्या बोला, रफ कॉलोनी और नॉन कैप्सुलेटेड टाइप बोला। जो स्मूथ कॉलोनी थी उसके पास जो कैप्सूल था वो म्यूकस या फिर पॉलीसेकेराइड का बना हुआ था, ठीक है। ये स्मूथ कॉलोनी एस स्ट्रेन
ऑफ बैक्टीरिया, मतलब वायरुलेंट स्ट्रेन से आई थी। वायरुलेंट क्यों है? क्योंकि ये निमोनिया कॉज कर सकता है ना। माइस पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, निमोनिया कॉज कर सकता है, ठीक है। रफ जो था या नॉन कैप्सुलेटेड टाइप जो कॉलोनी था, इसमें कैप्सूल नहीं था, है ना, कैप्सूल नहीं था, और ये नॉन वायरुलेंट था, ठीक, और निमोनिया कॉज नहीं कर सकता, ठीक। इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो 4 स्टेप में हुआ, वो 4 स्टेप अभी देखेंगे। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने माइस लिया था, बैक्टीरिया लिया था। कौन सा बैक्टीरिया? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ठीक। इसका दूसरा नाम न्यूमोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी या न्यूमोकोकस निमोनी, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी या न्यूमोकोकस निमोनी, ये बैक्टीरिया लिया था और माइस पे एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। और यहाँ पे स्ट्रेन कौन से लिए थे इन्होंने, ये याद रखना, स्ट्रेन एस सेकेंड और आर थर्ड, ठीक। ये वाले स्ट्रेन लिए थे। अब देखो क्या किया था इन्होंने, जो बैक्टीरिया था, क्या था, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ठीक। इसको इन्होंने कल्चर किया, कल्चर किया, इसको इन्होंने कल्चर किया, कल्चर प्लेट में, एंड दो तरह की कॉलोनीज फॉर्म हुई, ठीक है। दो तरह की कॉलोनीज फॉर्म हुई, एक स्मूथ शाइनी कॉलोनी बैक्टीरिया की फॉर्म हुई, जिसे एस से डिनोट किया, एस वायरुलेंट, है ना। दूसरा आपका क्या था, रफ कॉलोनी फॉर्म हुई, ठीक है। इसको आर से डिनोट किया, आर स्ट्रेन लिया था, ठीक है। जो स्मूथ शाइनी कॉलोनी थी ये वायरुलेंट टाइप थी, वायरुलेंट मतलब निमोनिया कॉज कर सकती है, और रफ वाली जो थी ये नॉन वायरुलेंट थी, नॉन वायरुलेंट, ठीक। अच्छा, देखो, स्मूथ या फिर कैप्सुलेटेड टाइप दोनों के बारे में लिख लेते हैं। स्मूथ और कैप्सुलेटेड टाइप। स्मूथ और कैप्सुलेटेड टाइप जो थी इसके पास कैप्सूल था, हैव कैप्सूल, और ये कैप्सूल किसका बना हुआ था, म्यूकस और पॉलीसेकेराइड का बना हुआ था, ठीक है। म्यूकस और पॉलीसेकेराइड का बना हुआ था। अच्छा, दूसरी चीज, बैक्टीरिया ऑफ, ये कैसे बैक्टीरिया थे, बैक्टीरिया कौन से स्ट्रेन के, ऑफ वायरुलेंट स्ट्रेन, वायरुलेंट स्ट्रेन, ठीक है। तीसरी चीज, कॉज निमोनिया, ठीक है, निमोनिया कॉज कर सकते हैं ये। दूसरा,
रफ और नॉन रफ और नॉन कैप्सुलेटेड टाइप, इनको आर से डिनोट किया, आर स्ट्रेन। ठीक है, अच्छा इनके पास कैप्सूल नहीं था, डू नॉट हैव कैप्सूल। ठीक है, और दूसरा बैक्टीरिया थे नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन के। ठीक है, बैक्टीरिया ऑफ नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन। ठीक है, डू नॉट कॉज निमोनिया, निमोनिया नहीं कॉज कर सकते। ठीक है, समझ गए। अच्छा, अब 4 स्टेप का इनका एक्सपेरिमेंट इंक्लूड्स 4 स्टेप्स। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, एस्ट्रेन इंजेक्ट किया माइस में, तो माइस की डेथ हो गई। ठीक, माइस डाइट। ठीक, आर स्ट्रेन इंजेक्ट किया माइस में, माइस जिंदा रह गया। ठीक है, तीसरे स्टेप में इन्होंने क्या किया, एस्ट्रेन जो माइस को किल कर रहा था निमोनिया से, तो एस्ट्रेन को हीट किल्ड कर दिया, हीट किल्ड करके माइस में इंजेक्ट कर दिया, तो माइस तो भी माइस की डेथ हो गई। ठीक, फोर्थ स्टेप में क्या हुआ, हीट किल्ड एस्ट्रेन प्लस आर स्ट्रेन जो लाइव था, है ना, आर स्ट्रेन जो था नॉन वायरुलेंट, उसको इंजेक्ट कर दिया माइस में इनका मिक्सचर, और माइस की डेथ हो गई। ठीक है, हीट किल्ड एस्ट्रेन से जो थर्ड स्टेप था आपका, उसमें माइस लिव्ड, जिंदा रहा। ठीक है, अभी एक एक करके देखते हैं तो पता चलेगा। सबसे पहले एस्ट्रेन, सबसे पहले एस्ट्रेन इंजेक्ट किया गया इन माइस। ठीक, एस्ट्रेन इंजेक्ट किया माइस में, माइस डाइड, माइस डाइड, है ना। दूसरा आर स्ट्रेन, एस्ट्रेन वायरुलेंट था। ठीक है, आर स्ट्रेन कैसा है, नॉन वायरुलेंट, इसको इंजेक्ट किया, इंजेक्ट इनटू माइस, माइस में इंजेक्ट किया, तो माइस लिव्ड, माइस लिव्ड। ठीक है, नेक्स्ट, अब एस्ट्रेन क्या कर दिया, दिया पर हीट किल्ड दिया, हीट किल्ड एस्ट्रेन दिया माइस को, तो इंजेक्ट किया, इंजेक्ट इनटू माइस, इंजेक्ट किया, तो क्या हुआ, माइस लिव्ड। ठीक है, माइस लिव्ड, माइस जिंदा रहा। नेक्स्ट, अब देखो, मिक्सचर दिया, मिक्सचर दिया इन दोनों का, मतलब इसका और इसका, ध्यान से देखना। आर, पहले एस्ट्रेन लिखते हैं, एस ट्रेन जो था हीट किल्ड, हीट किल्ड से माइस जिंदा रहा, है ना। अब देखना, हीट किल्ड प्लस आर स्ट्रेन लाइव को किल नहीं किया है, ये इंजेक्ट किया
इंजेक्ट इनटू माइस, माइस में इंजेक्ट किया तो क्या हुआ, माइस लिव्ड, माइस डाइड, माइस डाइड, ठीक, माइस की डेथ हो गई। समझ गए, माइस की डेथ क्यों हो गई, इससे भी माइस बच रहा था, इससे भी माइस बच रहा था, क्यों डेथ हो गई, क्योंकि यहाँ पे जो मिक्सचर डाला है हमने, है ना, एस स्ट्रेन हीट किल्ड का और आर स्ट्रेन लाइव, मिक्सचर जो डाला है हमने एस स्ट्रेन की वजह से क्या हुआ, आर स्ट्रेन जो नॉन कैप्सुलेटेड था उसके ऊपर कैप्सूल फॉर्म हो गई, है ना, म्यूकस और पॉलीसेकेराइड की, तो ये आर स्ट्रेन वायरुलेंट हो गया, मतलब इसने इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, है ना, ट्रांसफॉर्म कर दिया तो ये वायरुलेंट हो गया। ठीक, समझ गए, तो ग्रिफिथ ने भी यही कंक्लूड किया कि इस एस स्ट्रेन की वजह से आर स्ट्रेन के ऊपर कैप्सूल फॉर्म हो गया म्यूकस या पॉलीसेकेराइड का, तो क्या हो गया, माइस इसकी वजह से ये वायरुलेंट हो गया, वायरुलेंट हो गया तो माइस को निमोनिया हो जाएगा, माइस मर जाएगा, है ना, समझ गए। चलो नेक्स्ट लिख लेते हैं, ही concluded that, उन्होंने conclude क्या किया, he concluded that due to S strain R strain colony of bacteria become virulent, वायरुलेंट हो गई, ठीक है, तो कैसे वायरुलेंट हो गई, ये भी लिख लो, कैसे वायरुलेंट हो गई, बाय फॉर्मिंग कैप्सूल ऑफ म्यूकस और पॉलीसेकेराइड, ठीक है, म्यूकस और पॉलीसेकेराइड, समझ गए ये, ठीक, तो उन्होंने क्या बोला, एस स्ट्रेन की वजह से आर स्ट्रेन जो था, आर स्ट्रेन कॉलोनी थी जो बैक्टीरिया की, वो वायरुलेंट बन गई, वायरुलेंट कैसे बन गई, कैप्सूल फॉर्म कर दिया, मतलब कि एस स्ट्रेन वाले की वजह से, एस स्ट्रेन वाले कॉलोनी की वजह से आर स्ट्रेन वाली कॉलोनी ट्रांसफॉर्म हो गई, है ना, इसी को बोलते हैं ग्रिफिथ, दिस फिनोमेना, दिस phenomenon is called Griffith transformation, ठीक है, ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, पर ग्रिफिथ ने बायोकेमिकल नेचर नहीं बताया था, है ना, ये सब तो बता दिया, लेकिन ग्रिफिथ ने बायोकेमिकल नेचर नहीं बताया था कि क्या इनहेरिट होता है, कौन सा बायोकेमिकल जो जेनेटिक मटेरियल में, डीएनए में प्रेजेंट होता है, जेनेटिक मटेरियल में प्रेजेंट होता है, कौन सा बायोकेमिकल ट्रांसमिट करता है इस इंफॉर्मेशन को, है ना, तो बायोकेमिकल, अब देखना है हमें बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, मतलब ट्रांसफॉर्म किस वजह से हुआ, किस चीज की वजह से हुआ, ये ग्रिफिथ ने नहीं बताया, है ना, बायोकेमिकल नेचर जेनेटिक मटेरियल का नहीं बताया, ये भी लिख लो, बट ग्रिफिथ explain about of biochemical
ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। समझ गए? ठीक। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। अच्छा, तीन साइंटिस्ट थे, एवरी, मैक्लिओड एंड मैककार्टी, है ना। 1933 से 1944 तक इनका काम चला, और इनके काम से पहले ये समझा जाता था कि जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन है ना। जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन है। इनके काम से पहले इन्होंने काम क्या किया, इन्होंने प्योरीफाई किया बायोकेमिकल्स को, जैसे प्रोटीन, डीएनए, आरएनए को प्योरीफाई किया इस हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया से, है ना। हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया से बायोकेमिकल को प्योरीफाई किया। तो इन्होंने क्या देखा कि जो आरएनएस थे और प्रोटीएजेस थे, आरएनएस आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीएज प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं। आरएनएस और प्रोटीएजेस थे, उनका ट्रांसफॉर्मेशन पे कोई इफेक्ट नहीं था, है ना। तो आरएनए और प्रोटीन ट्रांसफॉर्मेशन करवा ही नहीं सकते, है ना। ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस हो ही नहीं सकते आरएनए और प्रोटीन। ठीक। तो बाद में जो डीएनए फ्रैक्शन था इनके पास, उन इसमें इसको उन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया। एक में उन्होंने डीएनएज डाला, एक में विदाउट डीएनएज, है ना। डीएनएज नहीं डाला। तो क्या देखा इन्होंने कि डीएनए था जो डीएनए था वो अकेला ही आर स्ट्रेन को वायरुलेंट बना रहा है एस स्ट्रेन से, है ना। एस स्ट्रेन से वायरुलेंट बना रहा है, किसको, आर स्ट्रेन को वायरुलेंट बना रहा है। ठीक है, समझ गए। अच्छा, तो इन्होंने क्या बताया, ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस डीएनए है, और डीएनए ही ट्रांसमिट होता है एक जनरेशन, केमिकली इनहेरिट होता है, ये बोल सकते हो। डीएनए ही केमिकली इनहेरिट होता है एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन पे। समझ गए। अच्छा, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन कौन करवा रहा है, डीएनए करवा रहा है, क्योंकि जीन जो है वायरुलेंस का वो डीएनए पे प्रेजेंट है ना कि प्रोटीन या आरएनए पे प्रेजेंट है। एक एक करके देखते हैं जितना हमने बोला है। बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। प्रायर टू द वर्क ऑफ, याद रखना है यहाँ पे, एवरी, मैक्लिओड एंड मैककार्टी कौन से ईयर से, 1933 से 1944 तक। क्या समझा जाता था, जेनेटिक मटेरियल इज थॉट टू बी प्रोटीन, है ना। प्रोटीन को समझा जाता था। फिर इन्होंने प्योरीफाई किया, दे प्यूरिफाइड बायोकेमिकल्स, दे प्यूरिफाइड बायोकेमिकल्स, आरएनए, प्रोटीन, डीएनए। बायोकेमिकल्स प्योरीफाई किए फ्रॉम किससे, हीट किल्ड एस्ट्रेन बैक्टीरिया, फ्रॉम हीट किल्ड एस्ट्रेन। ठीक है, तो इन्होंने आरएनएजेस
जो आरएनए डाइजेस्टिंग, इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, जो आरएनए से आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम एंड प्रोटीएजेज, प्रोटीएजेज जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स थे, does not affect transformation, does not affect transformation. That means RNA and protein are not transforming substance. ठीक है, आरएनए और प्रोटीन ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस नहीं है ना। फिर इनके पास जो डीएनए फ्रैक्शन बचा, द डीएनए फ्रैक्शन is further divided in two parts, है ना। क्या था, एक जिसमें डीएनएजेस डाला, एक जिसमें विदाउट डीएनएजेस ना। अच्छा, तो क्या देखा, डीएनए अलोन, यहाँ पे क्या हुआ, डीएनए जो था ट्रांसफॉर्म कर रहा था, ट्रांसफॉर्म करवा रहा था आर ट्रेन कॉलोनी को जो कि क्या थे, नॉन वायरुलेंट थे, इनटू वायरुलेंट ड्यू टू एस ट्रेन ड्यू टू एस ट्रेन, है ना। ठीक, तो ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस क्या है, आपका डीएनए है। ठीक है, और डीएनए ही केमिकली इनहेरिट होता है, इनहेरिट फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। ठीक है, केमिकली इनहेरिट होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। ठीक, इतना समझ गए। अच्छा, इसको एनसीईआरटी से पढ़ लेना। यहाँ पे आपका हुआ फर्स्ट पार्ट इस चैप्टर का खत्म। ठीक है, इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट खत्म। अब हम नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक, प्लस एनसीईआरटी पढ़ लेना, जहाँ तक पढ़ाया है वहाँ तक एनसीईआरटी पढ़ लेना है ज़रूर से। ठीक, एनसीईआरटी पढ़ लेना है। ठीक, चलो, सेशन अच्छा लगा, क्लास अच्छी लगी तो लाइक करके जाना, कैसा लगा कमेंट करके जाना, और ऐसे वीडियोस के लिए, क्लासेस के लिए सब्सक्राइब करके जाना। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।